ठीक है बच्चों, हमारे पास अब जो टॉपिक है जो हम ये वो टॉपिक है जो हम पीएमसी के हवाले से अगर हम बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक अहमियत रखता है। बोहर मॉडल की अहमियत एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से वैसे ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे रिलेट करते हुए चंद कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए बहुत अहम होते हैं बोहर मॉडल से, बोहर एटॉमिक मॉडल से। तो उन बातों को ज़रा हम हाईलाइट करेंगे। हमारा असल पर्पज़ ये है कि हम एमसीक्यूज को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज होगी तो उन एमसीक्यूज तक पहुंचना आसान हो जाएगा। हम एक बोहर मॉडल का एक ओवरव्यू लेंगे। बोहर मॉडल ये कहता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दरअसल सर्कुलर ऑर्बिट्स में मौजूद है ना। बोहर कहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन दरअसल क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में मौजूद है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दरअसल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है ना, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, ये एक दूसरे को माने इसके अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं। ये हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट्स है। इलेक्ट्रॉन दरअसल सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है, और सर्कुलर ऑर्बिट में इसका एक मखसूस किस्म का सरकमफेरेंस होगा। ठीक है ना, यहाँ कहीं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन्स दरअसल यहाँ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होगा। ये बेसिक आइडिया, इसका नाम उसने दिया कि इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स या शेल्स या ऑर्बिट्स कहेंगे। ठीक है ना, एनर्जी लेवल कहने का मतलब ये है कि हर एक की अपनी अपनी पर्टिकुलर एनर्जी है। वो शेल जो न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा बच्चों, वो सबसे कम तवानाई वाला होगा। यानी वो शेल जो न्यूक्लियस के करीब तरीन है वो लोएस्ट एनर्जी रखता है, जबकि वो शेल जो फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस है वो हाईएस्ट एनर्जी रखता है। यानी अगर हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ शेल की बात करें तो उसको हम डिस्टेंस ऑफ द शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस से लिंक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब तरीन है, मोस्ट अट्रैक्टेड है, लोअर एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से फारदेस्ट है वो लेस अट्रैक्टेड है, इसका मतलब वो हाई एनर्जी है। ठीक है, अच्छा फिर उसने ये बात कही कि हमारे पास जो ये सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे वो कैसे होंगे। तो सर्कुलर ऑर्बिट की उसने लिमिट बताई कि सर्कुलर ऑर्बिट सिर्फ ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट हो सकते हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम, एमवीआर का मतलब है एंगुलर मोमेंटम, सिर्फ ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स मुमकिन है जिसमें एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई के बराबर हो। है ना, NH/2 पाई के बराबर अगर किसी ऑर्बिटल का, किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, किसी शेल का एंगुलर मोमेंटम, किसी एनर्जी लेवल का एंगुलर मोमेंटम अगर NH/2 पाई को जस्टिफाई कर रहा है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट एग्जिस्ट कर सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन वहां तो रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन अगर नहीं कर रहा तो वो नहीं कर सकता। मानो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये रीजन की बात करें तो ये वो रीजन है, ये वो रीजन है। इसी तरह ये अगर हम बात करें तो मानो ये दरअसल वो रीजन है। इस रीजन की अगर हम बात करें तो इसमें MVR नॉट इक्वल्स टू NH/2 पाई है। मतलब क्या है, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए ये जगह अवेलेबल नहीं है। है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो जहां डिटेक्ट किया जा सकता है दैट्स, उसके लिए उसने बोला कि ये एरिया। ठीक है ना, ये एरिया। अच्छा फिर वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ही शेल में रह रहा होता है तो वो कोई एनर्जी ना इमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है, यानी कांस्टेंट एनर्जी स्टेट के ऊपर होता है ना, कांस्टेंट एनर्जी स्टेट के ऊपर, इसीलिए इसको स्टेशनरी स्टेट कहा जाता है। एक ऐसी स्टेट जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन ये स्टेट ना तो न्यूक्लियस के करीब आ रही है ना न्यूक्लियस से दूर आ रही है, बल्कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे मौजूद है। अच्छा फिर उसके बारे में इसने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात कही। वो बात दरअसल एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को जस्टिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। वो क्या थी, वो ये थी कि इसने बोला कि देखें जब इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में मौजूद होता है तो उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है ना, लेकिन जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर शेल में चला जाता है, जिसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट दरअसल उस इलेक्ट्रॉनिक लेवल को कहा जाएगा
जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो अपना शेल छोड़ के हायर शेल में चला जाता है। नाउ ये टर्म लाजमी रहन में रखनी है। एक्साइटेड स्टेट हमारे पास क्या है? एक्साइटेड स्टेट दरअसल उस स्टेट को कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना ओरिजिनल शेल छोड़ के हायर शेल में चला जाता है, उसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। बच्चों इस बात में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत अहम बनता है और वो क्रोमियम कॉपर केस वाला है। क्रोमियम और कॉपर केस वाला, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में 4s1 से 3d5 करने चला जाता है। इसी तरह कॉपर में पढ़ते हैं 4s1 3d10 करने चला जाता है। अब ये इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ये दोनों दरअसल इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन ने जंपिंग तो करी है, लेकिन इस जंपिंग के लिए उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी की जरूरत नहीं थी। ये इतना लो एनर्जी गैप था कि इतनी एनर्जी हमेशा एनवायरनमेंट में मौजूद होती है, तो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, एक बेहतर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन ये काम खुद से कर जाता है। ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा देन मूव करेगा। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो हमेशा नेगेटिव होती है ना। इलेक्ट्रॉन की अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जब भी एनर्जी की बात की जाएगी तो वो नेगेटिव साइन के साथ आ रही होगी हमारे पास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे तो वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रॉन दरअसल न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा होगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, तो वो लो एनर्जी स्टेट पे जाने की वजह से नेगेटिव हो रहा होगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास बात बहुत अहम है। और दूसरी जो एक बहुत अहम पॉइंट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, अच्छा अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की कि वो नेगेटिव होती है, तो जहन में रखिएगा इलेक्ट्रॉन जितना अट्रैक्टेड होगा उतना हाईली नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब ये हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब तरीन है ना, मानो वो इलेक्ट्रॉन है E1। E1 से मुराद है वो इलेक्ट्रॉन जो शेल 1 का इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह E2 से मुराद है वो इलेक्ट्रॉन जो शेल 2 का इलेक्ट्रॉन है। E3 से मुराद है कि वो इलेक्ट्रॉन जो शेल 3 का इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि शेल 1 का इलेक्ट्रॉन E1 न्यूक्लियस के करीब तरीन है, लिहाजा इसका मतलब ये होगा कि वो मोस्ट अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस होगा। अब अगर वो मोस्ट अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस होगा तो इसका मतलब ये है कि वो लोएस्ट एनर्जी रखेगा, है ना। उसकी एनर्जी क्या होगी? लोएस्ट होगी, यानी वो हाई नेगेटिव एनर्जी में आ रहा होगा। जितना अट्रैक्टेड होगा उतना लो एनर्जी पे होगा। तो अगर हम एनर्जी ऑर्डर कर दें तो एनर्जी ऑर्डर में हमारे पास E1 की एनर्जी सबसे कम, E2 की ज्यादा और E3 की सबसे ज्यादा। यानी जैसे जैसे शेल बढ़ता जाता है शेल की एनर्जी बढ़ती जाती है, इसका मतलब शेल का इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। यानी वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब तरीन है बच्चों, वो मोस्ट अट्रैक्टेड है ना, मोस्ट अट्रैक्टेड है। और जितना न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा लेस अट्रैक्टेड हो जाएगा। लेस अट्रैक्टेड होने से उसकी एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। यहाँ एक और बहुत अहम पॉइंट हमें बिल्ड करना है, और वो क्या? वो ये कि माने हमारे पास ये चंद एनर्जी लेवल्स हैं। माने ये हमारे पास चंद एनर्जी लेवल्स हैं, है ना। ये हमारे पास चंद एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है। एज्यूमिंग के हमारे पास ये है E1, शेल 1, शेल 2, शेल 3, शेल 4 और शेल 5। अब शेल 5 हाईएस्ट एनर्जी रखता है ना, हाईएस्ट एनर्जी रखता है। इसका मतलब ये, अगर आप नोट करें तो यहाँ E1 और E2 के दरमियान बच्चों, E1 और E2 के दरमियान अगर आप डिफरेंस ऑफ एनर्जी आइडेंटिफाई करें तो ये सबसे ज्यादा है।
फिर E2 और E3 का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, E3 E4 का एनर्जी डिफरेंस और E4 E5 का एनर्जी डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे शेल की एनर्जी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे शेल की एनर्जी बढ़ती जाती है, शेल के दरमियान एनर्जी गैप कम होता चला जाता है ना। शेल के दरमियान एनर्जी गैप कम होता जाता है, यानी फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के दरमियान एनर्जी गैप बढ़ा है, फिर सेकंड और थर्ड में कम हो गया, थर्ड और फोर्थ में और कम हो गया, फोर्थ और फिफ्थ में और कम हो गया। यही रीजन बना था बच्चों, यही रीजन बना था कि जो एस का इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में गया है ना, वो क्यों गया, क्योंकि एनर्जी गैप कम हो जाता है। इतना मामूली एनर्जी गैप होता है कि 4s का इलेक्ट्रॉन 3D में जंप करने चला जाता है, क्योंकि वो एनर्जी गैप बहुत कम है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं, एनर्जी ऑफ द शेल, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाती है, लेकिन शेल के दरमियान एनर्जी गैप कम होता चला जाता है, शेल के दरमियान एनर्जी गैप कम होता चला जाता है। अच्छा, अब चंद फॉर्मूले बड़े हैं में रेडियस के हवाले से। ये जो हम बात करते हैं रेडियस का फॉर्मूला, बच्चों एक बात अच्छी तरह से जहन में रखना है बोहर के लिए, बोहर फॉलो करता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जिसका मतलब ये है कि ये एप्लीकेबल होगा हाइड्रोजन पे, ये एप्लीकेबल होगा हीलियम+1 पे, ये एप्लीकेबल होगा लिथियम+2 पे, ये एप्लीकेबल होगा बेरिलियम+3 पे। क्योंकि ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, इन सब के पास वन इलेक्ट्रॉन है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल सिर्फ उन पे अप्लाई होगा जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो मानो मैं ये कह दूं कि अगर हाइड्रोजन+1 है, हीलियम+2 है, तो इस पे बोहर अप्लाई नहीं होगा, ये बोहर पे फॉलो नहीं करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। बोहर रूल अप्लाई नहीं होगा, बोहर का एटॉमिक मॉडल इन पे अप्लाई नहीं होगा। सेम अगर मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम करना चाहूं तो बच्चों वो हमारे पास ये है, अगर जूल पर एटम में निकालें तो हमारे पास फॉर्मूले में ये वैल्यू आएगी, और अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में निकालें तो हमारे पास ये आएगी। ठीक है ना। जेड से मुराद क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट है, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, बेरिलियम के लिए 4। ठीक है। इसी तरह अगर हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी मालूम करना चाहते हैं दो शेल्स के दरमियान, ये वाली बात है ना, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। इसमें N1 का मतलब है लो एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी शेल, और N2 का मतलब है हाई एनर्जी शेल। N1 N2 को हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं बच्चों कि N1 से मुराद होती है लोअर शेल, और N2 से मुराद होती है हायर शेल। ये ज्यादा अच्छी टर्म है कि हम लोअर और हायर में इसको डेसिग्नेट करें, लेकिन कम से कम आप इसको इस तरह भी जहन में रखें। इसी तरह अगर हमें वेव नंबर मालूम करना हो, अगर हमें वेव नंबर में इन चीज़ों को एक्सप्रेस करना हो, तो हमारे पास ये वेव नंबर का फॉर्मूला है ना, ये वेव नंबर का फॉर्मूला। मानो हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, बस ये चेंज हो रही है, RH इसकी जगह ये आ रहा है वेव नंबर, है ना। अच्छा, वेव नंबर होता क्या है, वेव नंबर किसे कहते हैं, वेव नंबर का मतलब है कि यूनिट डिस्टेंस से, मानो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से या 1 मीटर डिस्टेंस से जितनी वेव्स क्रॉस कर रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर वेवलेंथ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ पे। अच्छा, लिमिटेशन जरा जहन में रखिएगा, क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मानो अगर मैं कहता हूँ हीलियम एटम, अप्लाई नहीं होना, लिथियम एटम अप्लाई नहीं होना, सिर्फ हाइड्रोजन एटम बचा बस। ठीक है ना।
अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग नहीं बताता। यानी बच्चों, जब हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम या किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर लेके जाते हैं, तो ये स्पेक्ट्रम दरअसल सिंगल लाइंस नहीं होती, बल्कि ये सिंगल लाइंस कॉमनली स्प्लिटेड इनटू 2, 3 और 4 लाइंस होती हैं। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी एटम के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमें मजीद स्प्लिटेड लाइंस में ऑब्जर्व होता है। मानो बोहर एटम है ना, बोहर का एटॉमिक मॉडल है ना, वो सिर्फ शेल्स के बारे में बताता है, शेल्स के बारे में बताता है। लेकिन जब हम इसी बोहर के एटम को, स्पेक्ट्रम को, लाइन स्पेक्ट्रम को, जो बोहर ने एक्सप्लेन किया है, इसी एटम के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएं या इलेक्ट्रिकल फील्ड में लेके जाएं, तो वो जो हमें सिंगल लुकिंग लाइंस हैं, वो बंच ऑफ लाइंस में नजर आती हैं, जो दरअसल ये बात प्रिडिक्ट करता है कि हमारे पास शेल के अंदर भी कुछ ऐसे एनर्जी लेवल्स हैं जो छोटे एनर्जी लेवल्स हैं, जिन्हें सब एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं आप उन्हें। यानी बहुत सिर्फ शेल्स तक की इंफॉर्मेशन देता है, जबकि हमारे पास आज के वक्त में शेल्स के साथ साथ सब शेल्स और ऑर्बिटल्स भी मौजूद हैं। दूसरी बहुत ही अहम बात, या तीसरी ये बहुत ही अहम बात, कि ये हैजनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। हैजनबर्ग प्रिंसिपल क्या है कि हम एक ही वक्त में पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली नहीं बता सकते, पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली नहीं बता सकते। तो अगर मैं पोजीशन बताने के काबिल हो जाऊं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, तो मैं उस वक्त उसकी जो मोमेंटम है वो नहीं बता सकता। जबकि हैजनबर्ग के अगेंस्ट अगर हम बोहर के इस पोस्टुलेट को देखें, तो ये पोस्टुलेट उसे ना सिर्फ एंगुलर मोमेंटम बता रहा है, बल्कि वो कौन से शेल में लाए कर रहा है, पोजीशन क्या है, ये भी बताने की बात कर रहा है। यानी पोजीशन यानी शेल की लोकेशन भी बता रहा है और उस वक्त का मोमेंटम भी बता रहा है, जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। एक वक्त में मोमेंटम और पोजीशन एक्यूरेटली नहीं बताई जा सकती मूविंग ऑब्जेक्ट की, क्योंकि जब आप उसकी पोजीशन बता रहे होंगे तो मोमेंटम शिफ्ट हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा, और जब आप उसका उसका मोमेंटम बता रहे होंगे तो उस वक्त वो अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होगा। यानी जिस पोजीशन पे आपने उसकी मोमेंटम बताई, स्पीड बताई, वेलोसिटी बताई, तो जिस मकाम पे आपने बताई थी, क्योंकि वो मूव कर रहा था, तो अब वो मकाम छोड़ के जा चुका है, कहीं और मौजूद है, यानी पोजीशन अनसर्टेन हो चुकी है उसकी। तो ये बेसिक हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल था, जो कि बोहर ये एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है ना, तो ये लिमिटेशन जरा ध्यान में रखनी है, ये पूछ के लिए आती है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा भाई, देखें हमारे पास अब ये टॉपिक है क्वांटम नंबर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों ये एप्टीट्यूड के लिए। क्वांटम नंबर का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक को हम दरअसल डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे एमसीक्यूज की बेसिस पे ज्यादा, लेकिन उसके लिए चंद बुनियादी बातें हम डिस्कस कर लें। क्वांटम नंबर्स क्या हैं बच्चों? चंद प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हैं जिनकी बुनियाद पे इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को, कि किस शेल में है, कौन से सब शेल में है, उस सब शेल की ओरिएंटेशन क्या है, यानी वो कौन से एक्सिस पे मौजूद है, और उसमें इलेक्ट्रॉन की अपनी पर्टिकुलर स्पिन क्या है। इन तमाम बातों को, इन तमाम पोजीशंस को एक्सप्लेन किया गया है मैथमेटिकल फंक्शन से, और इसे हम इन मैथमेटिकल फंक्शंस की बेसिस के ऊपर हमने इसे 4 तरह की नंबर्स में, कांस्टेंट वैल्यूज में डिस्क्राइब किया है, डिवाइड किया है, जिन्हें क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। यानी ये क्वांटम नंबर्स असल मैथमेटिकल फंक्शंस हैं
जो कि इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पिक्चर खींच के देते हैं अराउंड द इनसाइड द एटम अराउंड द न्यूक्लियस। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इन दोनों को बड़ी अहमियत देनी है क्योंकि ये दोनों हमें मेन एनर्जी के हवाले से बताते हैं। यानी एक शेल का इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि उसकी तवानाई मुख्तलिफ है, उसकी अट्रैक्शन मुख्तलिफ है ना। इसी तरह एल वैल्यू भी बताती है कि एक सब शेल दूसरे सब शेल से मुख्तलिफ है। ठीक है ना। ये बात हमारे पास दरअसल डिस्क्राइब की जाती है। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर अगर हम डिस्क्राइब करें तो बच्चों हमारे पास चार तरह के क्वांटम नंबर्स हैं, एन एल एम एस। अगर हम इसको समझें आसान अंदाज में समझाने के लिए, एन एल एम और एस, ठीक है ना। एम एस भी कहा जाता है इसको एस की जगह। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा एन का मतलब समझें, एन का मतलब है फ्लोर। बड़ी सी बिल्डिंग कंसिडर कर लें, इसमें एन का मतलब है फ्लोर। उन फ्लोर्स के अंदर चंद कमरे हैं, दैट इज एल। ठीक है ना। उन कमरों के अंदर चंद बेड्स लगे हुए हैं। ठीक है ना। और उन बेड पे आराम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, बंदे हैं, है ना, पर्सन्स हैं। ठीक है ना, पर्सन्स हैं। अब अगर मैं इसको एटम के लिए बताऊं तो मैं कहूंगा देखो इसका मतलब है शेल। ठीक है ना, इसका मतलब है शेल। रूम से मुराद ले रहा हूं सब शेल। बेड से मुराद ले रहा हूं ऑर्बिटल, है ना। और पर्सन से मुराद ले रहा हूं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कुड बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन से मुराद है हमारे पास या तो वो क्लॉकवाइज होगी या वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, है ना। इसको कहते हैं प्लस हाफ, इसे कहते हैं माइनस हाफ। इस तरह भी दिखा सकते हैं, ये मानो प्लस हाफ हो गया तो ये माइनस हाफ हो गया, वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, इससे कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है। ये हमारे पास बेसिक आइडिया है। अब अगर हम ये एटम के लिए पिक्चर खींचने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मुराद है कि वो कौन से शेल का इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में रह रहा है, दैट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एन हमें क्या बताता है? एन की वैल्यू हमें क्या बताती है? हमें एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एन की वैल्यू जितनी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, है ना। इसी तरह एन की वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताती है। एन की वैल्यू जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा। अच्छा, ध्यान में रखिएगा एन की वैल्यू हमेशा होल नंबर में होगी। इसको कैपिटल अल्फाबेट से डेजिग्नेट किया जाएगा 1 2 3। एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, है ना। एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। एन की वैल्यू जितनी बढ़ेगी डिस्टेंस उतना बढ़ेगा, एनर्जी उतनी बढ़ेगी। ठीक है ना, एनर्जी उतनी बढ़ेगी। एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एन कैन नॉट बी जीरो, हमेशा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वैल्यू के ऊपर, दैट इज एल वैल्यू, है ना। स्मॉल एल वैल्यू ये हमें क्या बताता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, हमें शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। हमें एल की वैल्यू से क्या पता चलता है बच्चों? देखो, एल की वैल्यू पर्टिकुलर एन वैल्यू के लिए होगी। एक शेल के अंदर की, एन के अंदर की इंफॉर्मेशन एल वैल्यू है। मानो एन वैल्यू से मुराद है फ्लोर, उस फ्लोर में कितने कमरे हैं, दैट इज इक्वल्स टू एल वैल्यूज, दैट इज इक्वल्स टू एल वैल्यूज। अच्छा, एल की वैल्यू हमारे पास जीरो से स्टार्ट होगी। एल की वैल्यू हमारे पास बच्चों जीरो से स्टार्ट होगी और n-1 पे जाके रुकेगी। और एल वैल्यू को हर एल वैल्यू को एक अलग डेजिग्नेटर
एक अलग कमरा तस्वुर किया जाएगा। मानो एक फ्लोर पे कमरे कितने हैं, दैट इज एल वैल्यू। फ्लोर कौन सा है, एन वैल्यू। उस फ्लोर में कमरे कितने हैं, एल वैल्यू। और कैसे पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, तो एल की वैल्यू मालूम करने का तरीका क्या है, n-1 से 0 तक चले जाएं, n-1 से 0 तक चले जाएं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास थर्ड शेल है, n की वैल्यू 3 है, तो उसमें एल वैल्यूज कितनी निकलेंगी, एल वैल्यूज कितनी निकलेंगी, यानी इसमें कमरे कितने होंगे। तो मैं कहूंगा देखो, एक होगी हमारे पास 0, फिर क्या होगी 1, फिर क्या होगी मैक्सिमम 2। मैंने कहा ये 2 मैक्सिमम क्यों होगी, मैक्सिमम क्यों होगी, हमने बोला क्योंकि ये दरअसल n-1 विच इज 3-1 2 के बराबर आ रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, ये हमारे पास। और मिनिमम क्या होगी 0, मिनिमम क्या होगी हमारे पास 0, 0 से स्टार्ट होगी। अच्छा, एक पर्टिकुलर n की कितनी l वैल्यूज होंगी, हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे, जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी उतनी ही l वैल्यूज आएंगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो l वैल्यूज कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। इसी तरह अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यूज कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। स्टार्टिंग विद 0, 1, 2 और मैक्सिमम क्या हो गई 3। क्यों मैक्सिमम 3 हो गई, क्योंकि 4-1 मैक्सिमम होती है, n-1 मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या निकलेगी 4-1 विच इज 3। अब टोटल कितनी आ गई 4। तो जितनी n वैल्यू होगी l की उतनी ही वैल्यूज निकलेंगी। हर l वैल्यू का अपना एक डेसिग्नेटर है। मान लो ये s कमरा, ये p कमरा, ये d कमरा और ये f कमरा। अगेन अगेन जैसे हमने कहा n की वैल्यू छोटी तो शेल छोटा, एनर्जी कम, एग्जैक्टली सेम। l की वैल्यू कम तो कमरे का साइज छोटा, कमरे में एनर्जी कम, है ना। यानी एस का साइज सबसे छोटा, इसमें सबसे कम अफराद आएंगे, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। पी का साइज बड़ा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसमें एनर्जी ज्यादा, देन डी देन एफ। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। एल की वैल्यू एन पे डिपेंड करेगी, एन से निकलेगी, हर एन की एल वैल्यू निकलेगी, हर एन की एल वैल्यू निकलेगी। अच्छा, इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कीजिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, हर कमरे के बेड कितने हैं, एन से निकाला एल, शेल से निकाले सब शेल, रूम से निकाले कमरे, अब कमरों में बेड्स की तादाद कितनी है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी मानो मेरे पास अगर एक कमरा है 0 वाला, एस वाला, एल की वैल्यू 0 आ गई, तो मेरे पास उसमें बेड्स कितने होंगे, उसमें मेरे पास ऑर्बिटल कितने होंगे, तो हम कहेंगे देखिए एम की वैल्यू रेंज में आती है। एम की वैल्यू क्या होती है, रेंज में होती है। क्या, 0 से लेके +-L तक, 0 से लेके +-L तक। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास L की वैल्यू 0 है, तो फिर मेरे पास M वैल्यूज कितनी निकलेंगी, +L से -L तक। तो इसका मतलब +0 से, इसका मतलब क्या होगा, +0 से -0 तक जाए। अब +0 -0 कुछ नहीं होता बच्चों, +0 -0 कुछ नहीं होता, बस सिर्फ क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, हम बोलेंगे भाई सिर्फ 0 होता है। अगर L की वैल्यू 0 है, अगर L की वैल्यू 0 है तो M वैल्यू भी क्या निकलेगी 0। लेकिन अगर L की वैल्यू में मान लेता 1 है, लेकिन अगर मैं L की वैल्यू मान लेता 1 है, तो फिर M की वैल्यू क्या निकालता, मैं बोलता L की वैल्यू 1 निकली है, तो ये क्या होनी चाहिए वैल्यू, ये क्या होनी चाहिए वैल्यू मेरे पास, +1 से -1 तक, है ना। अब +1 से -1 कैसे जाएंगे, दरमियान में 0 आना चाहिए, दरमियान में 0 आना चाहिए। या इस तरह कहो, +1 से 1 माइनस करते हुए जाओ, तो +1 से 1 माइनस किया आंसर आ गया 0, फिर 0 में से 1 माइनस किया तो आंसर आ गया -1। तो +1 से -1 जाते हुए कितने m वैल्यूज निकली, 3। कितनी m वैल्यूज निकली, 3। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर मेरे पास p कमरा होगा तो उसमें 3 बेड्स लगे होंगे, अगर मेरे पास p कमरा होगा तो उसमें 3 बेड्स लगे होंगे।
मानो अगर मेरे पास p सब शेल है तो उसमें ऑर्बिटल्स 3 हैं। देखें, जहन में रखें, ऑर्बिटल्स अलग चीज है, सब शेल्स अलग चीज है। सब शेल कमरा, कमरे में बेड की तादाद, दैट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल और सब शेल में फर्क होता है। ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सब शेल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन in s, 6 इलेक्ट्रॉन in p, 10 इलेक्ट्रॉन in d, 14 इलेक्ट्रॉन in f। तो एस पी डी एफ आर सब शेल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 से ज्यादा भी मुमकिन है। लेकिन अगर मैंने कह लिया ऑर्बिटल, अब भैया 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इलेक्ट्रॉन। और हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कौन बताएगा? दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होगी? प्लस हाफ और माइनस हाफ। यानी हर एम वैल्यू के लिए, हर एम वैल्यू के लिए 2 एस वैल्यूज होंगी, प्लस हाफ वाली और माइनस हाफ वाली, प्लस हाफ वाली और माइनस हाफ वाली। अब इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चलेगा कि एक सब शेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स थे और उन ऑर्बिटल्स पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज जब करेंगे ना तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगी, लेकिन फिलहाल इसकी लॉजिक को जरा जहन में रखना बहुत जरूरी है ना, लॉजिक को जहन में रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, बात जरा जहन में और क्या बैठे, और क्या बैठे जरा हम कहते हैं इस बारे में और डिस्कस करें। देखें, एम एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, लेकिन एल की वैल्यू जीरो हो सकती है। देखें, ये आ रही है ना, एम की वैल्यू भी जीरो हो सकती है, एम की वैल्यू भी जीरो हो सकती है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है ना। एस वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों होंगी। ठीक है ना, प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों होंगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलें, इसकी एक्सरसाइज करते हैं अब हम।